वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इस पे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो आज हम टॉपिक करवाएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, तो सबसे पहले है डेफिनेशन। क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? अगर मैंने ये बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, तो कोई भी रियल नंबर होता है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये किस में कंटेन होता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। बताया था लास्ट टाइम भी कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का। ओके, उसके अलावा कोई भी सेट होगा वो सी के अंदर कंटेन होगा। ओके, तो ये है, जब हम रियल पे बोलते हैं ना, तो रियल पे हम ये बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू r, है ना। तो कोई रियल नंबर दिखाना हो तुम्हें तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? x से। ठीक है, लेकिन जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किससे डिनोट होएगा? स्मॉल z से। इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास x प्लस आयोटा y, और सच दैट जो x कोमा y है वो तुम्हारे पास क्या होंगे? रियल्स नंबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे। जो तुम्हारे पास x होता है ना, ये तुम्हारे पास क्या होता है? इसका रियल पार्ट होता है, और जो y होता है ये कौन सा पार्ट होता है? इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो 3 है इसका रियल पार्ट है और 2 है इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का काम वैसे ही चलेगा जैसे किसका काम किया था हमने लीनियर अलजेब्रा में? आर स्क्वायर का। ठीक है, आर स्क्वायर में हम कैसे लिखते हैं? आर स्क्वायर का कोई नंबर बताना, कैसे लिखेंगे? एक्स कोमा वाई टप्पल होगा ना, और उसी को अगर कॉम्प्लेक्स में लिखना तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। यानी ये तुम्हारे पास प्लेन था जो हम सिंपल 2D में प्लेन लेके चलते हैं। ये तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस होती है? वाई एक्सिस। ये तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। और पूरे प्लेन का नाम क्या है तुम्हारे पास? आर स्क्वायर प्लेन, है ना। ये हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं ये बोल दूं, काम तो वही है सारा। ठीक है, देखो ये है तुम्हारे पास, जो मैं ये है ना, इसको तो मैं क्या बोल दूं? इमेजिनरी एक्सिस। और जो ये एक्सिस है इसको मैं क्या बोल दूं? रियल एक्सिस। तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो जो ये तुम्हारे पास प्लेन है ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 1,2 एलिमेंट बताओ कहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे तो ये टपल है एक 1,2, तो यहाँ से करेंगे ये 1 हो जाएगा x, और y 2 है, तो ये पॉइंट आ गया ना 1,2 पॉइंट आ गया ये। ओके, लेकिन वहाँ पे लिखना है ना, तो हम 1,2 लिखेंगे, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, उसको 1 प्लस 2 आयोटा पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 आयोटा। ये डिफरेंस होता है बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में और रियल में। यानी रियल जो आर स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है? आर क्रॉस आर, है ना। तो रियल के साथ अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दें हम तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा। ओके, अब कुछ वैल्यू है जो तुम्हें पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अगर मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बोल दिया तो यहाँ से क्या मॉडुलस निकालना आता है तुम्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो अगर मैं यहाँ से z का मोड करूँगा तो हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। कई बच्चे यहाँ पे आयटा वाई का स्क्वायर लिख देते हैं, नहीं, आयटा के जो साथ में होता है ना उसको हम उसका इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ प्रदीप बोलो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर। ठीक है, तो ऐसे हम इसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस लिखेंगे। ठीक है, मॉडुलस के अलावा एक क्वांटिटी होती है कंजुगेट। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? मॉडुलस। अगर कंजुगेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? z है इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। वर्बली बोलूँ तो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दो? नेगेटिव कर दो, या फिर आयटा का माइनस आयटा कर दो, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? उसका कंजुगेट हो जाएगा। एक नेक्स्ट स्टेट जो टर्म है वो क्या होती है? आर्ग्यूमेंट। पढ़ा हुआ है आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? जैसे z है तुम्हारे पास, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x है, इसको इसकी क्या बोल लेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसे हम लिखते हैं इसको। ठीक है, ये इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। ओके, तो अब क्या होगा? यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कहाँ होगी? अगर मैंने देखो, एक तो मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई लिख दिया, यानी z इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा लिख दिया।
और एक मैंने z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा लिख दिया। अब कोई बच्चा अगर फॉर्मूले से दोनों ही तरीके से, दोनों ही यहाँ भी और यहाँ भी, जब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1, ठीक है, सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। ओके, यहाँ से करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1, और वो भी कितना होता है, π/4। यानी इसका और इसका सेम आर्ग्यूमेंट हो गया। अब आती है डेफिनेशन कि आर्ग्यूमेंट से आपका क्या मतलब है। किसी भी नंबर के आर्ग्यूमेंट से मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब कहीं भी मैं प्लेन बनाऊंगा तो कौन सा प्लेन बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये उसकी इमेजिनरी एक्सिस होगी, ये उसकी रियल एक्सिस होगी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, मान लो कोई नंबर ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया x प्लस आयोटा वाई, ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट की इस ओरिजिन से क्या कर दो, डिस्टेंस करके लाइन बना ली यहाँ पे। इस लाइन का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक हम इसका अगर एंगल मापेंगे तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसका आर्गुमेंट। यानी जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है उसको हमने किसका नाम दे दिया, थीटा। एंगल आया ना, कितना आया है, π/4। ओके, तो आर्गुमेंट की डेफिनेशन होती है कि एक पॉइंट का, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनेगा उसका क्या होता है, वो आर्गुमेंट होता है। अब एक बात बताओ मुझे, 1 प्लस आयोटा कहाँ पे होगा, मान लो ये 1 है, ये -1 है, ये माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा है, और यहाँ पे -1, ऐसा ही होगा ना। तो एक बात बताओ, 1 प्लस आयोटा तो यहाँ पे होगा, और -1 माइनस आयोटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन तुमने तो दोनों ही तरीके से उसका आंसर कितना निकाल दिया, π/4। तो गड़बड़ हो गई ना, क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो ये आ गई तुम्हारे पास, टेंजेंट इनवर्स y/x, आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, हम इसको याद रखेंगे सीधा। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। सबसे पहले वो वैल्यू निकाल लो आप, वैल्यू निकाल ली, ठीक है। देखो ये गड़बड़ यहाँ पे हुई है, इसमें और इस क्वाड्रेंट में, फिर इसमें और इसमें भी तो होती। अगर मैं 1 प्लस आयोटा लिख दूँ, -1 आयोटा लिख दूँ, या 1 माइनस आयोटा लिख दूँ, एक एलिमेंट तो यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, लेकिन दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इनमें से हम इसमें और इसमें क्या कर देते हैं, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या है, पाई है। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, एक डायग्राम, ये डायग्राम हो गया। तो अगर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नंबर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसमें जो x है वो नेगेटिव, y है पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और इसमें जो x है वो तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ऐसे होता है ना। तो कोई भी नंबर देखना कौन से क्वाड्रेंट में है, इससे देख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको आर्गुमेंट देखना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नंबर आता है ना, तो डायरेक्टली उसका थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y/x, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे, पाई ऐड कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेंजेंट इनवर्स y/x प्लस पाई, ठीक है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पाई को सब्ट्रैक्ट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एज इट इज रखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो टेंजेंट इनवर्स y/x माइनस पाई, और यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स y/x। हाँ जी, आया समझ, क्लियर है, निकाल सकते हो। देखो इसका और इसका तो याद ही नहीं रखना हमें, सिर्फ किसका याद रखना है, सेकंड और थर्ड का। सेकंड में है तो पाई ऐड, और थर्ड में है तो पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टेबल याद हो गई, मान लो ये दे दिया मैंने, z इज इक्वल टू 3 - 10 आयोटा, ये नंबर तुम्हें गिवन है, और तुम्हें ये बताना है कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा। तो आर्ग्यूमेंट के लिए आप क्या निकालोगे, इसका टेंजेंट इनवर्स y/x। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x नहीं निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वाड्रेंट किस में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो 3 - 10 आयोटा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, x पॉजिटिव, हाँ फोर्थ में, और फोर्थ में आता है तो एज इट इज। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे कितना आएगा, -10/3, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं ये दे देता -1 - 3 आयोटा, ये आ जाता, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड में। और थर्ड में हम क्या करते हैं, पाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी टेंजेंट इनवर्स 3 - पाई, ये आंसर आएगा। ओके, यहाँ तो मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर आएंगे जिनकी टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू एग्जैक्ट बन जाएगी, जैसे 1/√3,
टेंजेंट इनवर्स रूट, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1/√3, टेंजेंट इनवर्स 0, इस तरह तरीके से आंसर आएगा। आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो तुम्हारे पास है डी मोवरिज थ्योरम। कल देखे थे ना, एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चन डी मोवरिज थ्योरम के। कैसे होती है डी मोवरिज थ्योरम? डी मोवरिज थ्योरम, ठीक है, क्या होती है ये? देखो दो चीज होती है, एक तो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या होती है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर ऐसे है और इसकी पावर में पॉजिटिव इंटीजर कर दूं, क्या बोला मैंने? पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, रैशनल नहीं हो सकता, इरेशनल नहीं हो सकता, सिर्फ क्या है ये? इंटीजर है। तो अगर ऐसा है तो जो पावर है ना वो एंगल में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड इट इज कॉल्ड डी मोवरिज थ्योरम। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? कोस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? डी मोवरिज थ्योरम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, पहला रिजल्ट आ गया समझ में डी मोवरिज थ्योरम का। एक और थ्योरम है ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, किसके इक्वल होता है पता है किसी को? ई रेस टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ते हैं तो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा की बात करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ से पहला रिजल्ट ये है, सेकंड रिजल्ट ये है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखें आप कि जो ई के पावर में है, आयोटा के अलावा कुछ भी है ना, उसको हम क्या अज्यूम करेंगे? थीटा अज्यूम करेंगे। आयोटा के अलावा पावर में जो भी है उसको हम क्या अज्यूम करेंगे? थीटा अज्यूम करेंगे। ओके, तो अब देखो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ई रेस टू पावर आयोटा थीटा रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आयोटा एन थीटा। सेम ही बात है ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ इन दो थ्योरम को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। दोनों को हमने क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया। इज दैट क्लियर? तो इस पे भी बेस्ड एंट्रेंस में एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछा जाता है, जैसा कि आपने कल एग्जाम में देखा था, है ना। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ था। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे डायरेक्टली ये क्या आंसर आएगा, ओके, कि डी मोवरिज थ्योरम का। ये पूछेंगे मान लो कि 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, इसकी पावर 6 है, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, इसके मोड की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ। अभी तो ये मत बोल देना कि 1 है इसका इमेजिनरी पार्ट, हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया हुआ अभी तक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? इसको जो अंदर ब्रैकेट है उसको कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, ठीक है, या फिर उसको ई रेस टू पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एन की वैल्यू तो दिख रही है तुम्हें, एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 6 है। तो अब देखो डायरेक्टली कहीं कोस 1 या साइन, देखो साइमल्टेनियसली थीटा और थीटा साइन और कोस के एंगल में सेम है ना, तो तुम्हें ऐसी वैल्यू चाहिए कि थीटा सेम हो और यहाँ पे कोस थीटा अलग और साइन थीटा की वैल्यू अलग हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेकिन साइन और थीटा की वैल्यू साइमल्टेनियसली 1 हो जाए। इज दैट पॉसिबल? देखो साइन थीटा अगर 1 होगा तो कोस 0 हो जाएगा, कोस थीटा 1 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 की पावर 6 है वो तो मैंने अलग से लिख दिया, और इस 2 को डिवाइड करके लिख दिया 1/2 प्लस आयोटा 1/2 रेस टू पावर 6। कोई गड़बड़ करी मैंने? ठीक लिख दिया, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे कोस 1/2, कोस और साइन 1/2 कितने पे होते हैं? दोनों सेम होते हैं ना। कितने पे? π/4 पे। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेस टू पावर 6 कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, क्योंकि कोस π/4 और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, ठीक है, √2। तो √2 होती है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा √2 की पावर 6, है ना। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? कोस π/4। इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन π/4, और पावर कितनी है? 6। हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे अब? डी मोवरिज थ्योरम। तो ये जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 1/2 था ना, तो इसको डिवाइड कर दिया तो 2 की पावर कितनी रह जाएगा? 3 रह जाएगा। यहाँ पे कर दिया मैंने कोस ऑफ 6π/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 6π/4। कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दी मैंने यहाँ पे? डी मोवरिज थ्योरम अप्लाई कर दी यहाँ से। और अब इसको ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कोस ऑफ 3π/2 और प्लस आयोटा साइन 3π/2, और इसको एक्सपेंड करके इनकी पार्टिकुलर वैल्यू लिख दीजिए, और फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे 8 इंटू कोस ऑफ 3π/2 प्लस आयोटा इंटू 8 साइन ऑफ 3π/2, और इसकी वैल्यू आ गई है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका क्या है? रियल पार्ट है ना।
और कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो इसको ऐसे भी कर सकता था, ये ऐसे था ना 1 प्लस आईटा रेज टू पावर 6, तो मैं इसकी पावर 6 करके इसको एक्सपेंड करता तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ओके क्लियर है। ये डी मोवरिज थ्योरम है, ऐसे वैल्यू चेंज कर करके एग्जाम में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सोल्व करोगे, ओके। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसे पूछ लेता 1 प्लस आईटा रेज टू पावर 6, इसका तुम्हें क्या चाहिए, मोड चाहिए, तो मोड चाहिए तो आप यहाँ पे इसका मोड करोगे, यहाँ पे कर दिया तुमने, क्या मैं इसको मान लो क्या पूछा होता है, इसका मोड पूछा होता, इतने तक सोल्व कर दिया, इतने तक, फिर मैं इसको 8 ई रेज टू पावर आईटा 3π/2 लिख सकता हूँ क्या, इसको बोलते हैं आइलर थ्योरम, ठीक है, इलर थ्योरम लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर आईटा थीटा, इसका एक्सपेंड करूंगा तो यही चीज आ जाएगी। और मैंने एक दिन बताया था तुम्हें, जब हम ऑर्थोगोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे थे, ई रेज टू पावर आईटा थीटा उसका मोड किसके इक्वल होता है, किसके, 1 के या -1 के, 1 के इक्वल होता है। कोई बच्चा बोलेगा क्यों होता है, अभी तो बताया, ये किसका, इसका क्या मतलब है, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, यही है ना। और मोड निकालना आज ही सिखाया है, अंडर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आईटा के साथ में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है, √1, और √1 कितना होता है, 1। तो ई रेज टू पावर आईटा थीटा की अगर कोई क्वांटिटी है तो उसका मोड ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ चुकी है, इसका मोड चाहिए तो तुम्हें 8 का मोड अलग, और ई रेज टू पावर आईटा 3π/2 है इसका मोड अलग। कितना आंसर आ गया बताओ, 8 आ गया है ना। तो ऐसे इन थ्योरम का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत यूज है, आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती जब तुम्हें डी मोवरिज थ्योरम और एलर थ्योरम आपको पता है, ई रेज टू पावर आईटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, और ई रेज कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा रेज टू पावर एन। नेक्स्ट आर्गुमेंट भी आपसे पूछ सकता था, तो आर्गुमेंट जब पूछेगा, देखो इसका निकालना आसान है या फिर इसका निकालना आसान है, यहाँ पे तो वैल्यू आ चुकी, इसके अपॉन में ये कर दो, आंसर आ गया, 1 आएगा ना, आर्गुमेंट आ गया। आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा ही तो होता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 3π/2, तो ऐसे इसका आर्गुमेंट आ जाएगा, ओके क्लियर है। एक फॉर्म जो तुम पढ़ते हो, ये तो तुमने बोल दिया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई। एक और फॉर्म कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं, जिसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए x को क्या मान लेते हैं, r कोस थीटा, y को क्या मान लेते हैं, r साइन थीटा। यहाँ से अगर इनका स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, r स्क्वायर को मिले, r की वैल्यू कितनी आ गई, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ये क्या है, इसका z का मोड ही तो है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से करेंगे तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स y/x के इक्वल आ जाएगी। दोनों को डिवाइड, इसको इसकी डिवाइड करके डिवाइड कर दिया ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, 2/1 करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। और अगर ऐसा आ जाता है तो अब हम क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो x की वैल्यू या वैल्यू चेंज करेंगे, तो बताओ z इज इक्वल टू, r तो कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पे, तो ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई रेज टू पावर आईटा थीटा। तो अगर किसी भी नंबर की पोलर फॉर्म लिखनी है हमें, तो वो लिखेंगे z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू पावर, r पूछ ले तो आपसे, r क्या है, मोड z, थीटा पूछ ले तो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये मोड है इसका और ये आर्ग्यूमेंट है। तो देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है, ये तो कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है और यहाँ पे पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको चमक नहीं रही इसका आर्ग्यूमेंट क्या है और मॉडुलस क्या है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ से आंसर इजिली आ रहा है इसका, ओके कर लोगे। तो आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, कंजुगेट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, पावर पूछी जा सकती है, तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे हैंडल करोगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब कुछ हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वैल्यू कैलकुलेट मतलब तुम्हें कुछ वैल्यू दे देगा वो, और तुम्हें आंसर दे देगा कि ये बताओ z की वैल्यू क्या आएगी, ऐसा कुछ आंसर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं हम, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बता सकता है कोई मुझे, ऐसी होती है ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात आए तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखते हैं, z माइनस z नोड इज इक्वल टू r। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और जो z नोड है उसकी वैल्यू है x नोड प्लस आयोटा y नोड, ठीक है, ये इसका सेंटर है और r इसकी रेडियस है, ठीक है।
हाँ जी, z इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस आयटा वाई नोट, क्योंकि अभी मैंने बताया था कोई भी नंबर बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का, ठीक है। अब देखो ये तो कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है, रियल में। सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं जब हम, तो सर्कल की इक्वेशन यही होती है, ठीक है, +1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो बच्चा बोले सर इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये दो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, मोड है। और जो पूरे कॉम्प्लेक्स में जहाँ z है उसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे, x प्लस आयटा वाई, ये जनरल वैल्यू होती है। जैसे x लेके चलते हैं ना हम, वैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना हो तो उसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे चेंज कर दीजिए, z में से z नोट सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नोट प्लस आयोटा y माइनस वाई नोट, ठीक है। और इसका मोड और इज इक्वल टू r, ये वैल्यू है। मोड को कैसे सोल्व करते हैं, अंडरूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू r। और दोनों तरफ क्या कर दो, अब स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। किस में इक्वेशन आ गई, ठीक है, रियल में, ठीक है। तो रियल में ये है, लेकिन हम लेके क्या चले थे, कॉम्प्लेक्स में, तो लिखने का स्टाइल अलग है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को ऐसे चेंज कर सकते हैं, ओके। आपसे ही पूछ लेगा इसका रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताओ, बता सकते हो उसको। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कोई भी तुम्हें नंबर दे दे, उसका तुम्हें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो उसको कर सकते हो। मान लो मैंने ये दे दिया ई रेस टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये दे दिया मैंने ई रेस टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, और मैंने बोल दिया कि इसका रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर आयोटा वाई। बेस सेम हो तो पावर ब्रेक हो जाती है ना, या बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये पढ़ा होगा तुमने पहले ही। इसको करेंगे जब हम ई रेस टू पावर एक्स का तो कुछ कर नहीं सकते हम, उसको तो एज इट इज रखेंगे, तो ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अभी आज ही तो बताइए थ्योरम। और अब इसको ई रेस टू पावर एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स कोस वाई प्लस ई रेस आयोटा ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन वाई। ये यहाँ से यहाँ तक इसका इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक इसका रियल पार्ट है, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ नंबर पढ़ रहे थे और अब क्या पढ़ रहे हैं हम, फंक्शन पढ़ रहे हैं ना। अब मैंने ई रेस टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, तो फंक्शन है ना यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर देंगे। कोई बात से पूछ ले कि इसका मोड कितना होगा, तो बताओ मोड कितना होता है, मोड देखो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा का 1 होता है, कहीं ई रेस टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मोड भी क्या कर दो, 1 कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से कर लो। आपने ई रेस टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड किया, तो ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर आयोटा वाई का मोड अलग। मोड को तो ब्रेक में ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ई रेस टू पावर एक्स का मोड अलग और ई रेस टू पावर आयोटा वाई का मोड। इसका कितना होता है, तो आंसर कितना आ गया, ई रेस टू पावर एक्स। तो ऐसे हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मोड निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कंजुगेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आपसे ये पूछ ले वो कि इसका बताओ साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए, इसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ठीक है, तुमसे ये पूछा गया है। तो बताओ क्या आएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कैसे करेंगे? इससे पहले 3 फॉर्मूले लिखो। पहला फॉर्मूला साइन ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड, ठीक है, आयोटा जेड, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड कोस जेड इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड, ठीक है। तो जो थर्ड फॉर्मूला है वो है साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा साइन आयोटा जेड, ठीक है। और फोर्थ फॉर्मूला ये हम जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसमें पढ़ते हैं, कोस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू कोस ऑफ आयोटा जेड। फिफ्थ है साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू, ठीक है, बस इतना ही करो पहले 4। क्या बोल रहा है समझ में आया? देखो 2 तरीके से बोल सकता है वो,
देखो मान लो ये है सेकंड वाला फॉर्मूला, ओके, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड है और यहाँ पे देखो कोस आयोटा जेड है। सेकंड और फोर्थ फॉर्मूला देख रहे हो, ये कोस के लिए और फर्स्ट और थर्ड है वो किसके लिए, साइन के लिए। रट्टे नहीं मारने, याद कर, कैसे इनको देखोगे, कोस आयोटा जेड है, ठीक है, जब एंगल में से, किसके एंगल में से, कोस के एंगल में से आयटा बाहर लिया जाता है, तो जब आयटा बाहर आएगा तो बाहर आते ही आयटा गायब हो जाएगा और क्या छोड़ जाएगा वहां पे, एच छोड़ जाएगा। देखो आयटा जेड था ना, आयटा बाहर ले लिया हमने, कहीं बाहर दिख रहा है तुम्हें आयटा, नहीं दिख रहा, लेकिन कोस था यहाँ पे क्या हो चुका फिर, कोस हाइपरबोलिक। सेम ऐसी चीज यहाँ पे, ये एज इट इज, ठीक है, हाइपरबोलिक ऑलरेडी है, आप आयटा को बाहर ले रहे हो, तो अगर आयटा बाहर है और हाइपरबोलिक पहले से ही है तो हाइपरबोलिक को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो दोनों ही केस में अगर कोस के एंगल में आयटा है तो कोस के एंगल में से आयटा बाहर आएगा तो गायब हो जाएगा, फर्स्ट बात। अगर पहले से एच है तो एच खत्म हो जाएगा, अगर पहले एच नहीं है तो एच आ जाएगा। ऐसे सेकंड और फोर्थ फॉर्मूले को याद रखोगे। नहीं समझ आया, आ गया ना। देखो कोस आयोटा जेड है, हाइपरबोलिक है यहाँ पे नहीं है, आयटा बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक, फॉर्मूला बन गया। दूसरा यहाँ पे देखो हाइपरबोलिक ऑलरेडी, आप आयटा को बाहर ले रहे हो तो हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब साइन करते हैं ना तो आयटा बाहर आएगा, पहली बात। देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये तो पता होगा ना, आयटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आयटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1, सभी को पता है ये तो। ये देखो पहले ये फॉर्मूला देखो, आयटा जब बाहर आया, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आयटा बाहर आएगा तो गायब नहीं होगा, आयटा बाहर आया, आयटा इंटू आयटा क्या हो गया, आयटा स्क्वेयर, और आयटा स्क्वेयर -1 कितना होता है, 1। नहीं समझ आया, आयटा बाहर आया, इट्स माइनस आयटा स्क्वेयर, आयटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे आयटा आया नहीं, आया तो था यहाँ पे लेकिन खत्म हो गया। अगर आयटा बाहर आया तो साइन था पहले, हाइपरबोलिक नहीं था, अब क्या हो गया यहाँ पे, हाइपरबोलिक, तो ये आ गया। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, माइनस आयोटा साइन आयोटा जेड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा, इस आयोटा को बाहर लिया, ये आ गया, ये प्लस आयोटा बाहर, और यहाँ पे साइन बाहर आते ही हाइपरबोलिक हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी होगी, 1, तो आंसर कितना आ गया, साइन हाइपरबोलिक जेड, ये आ गया। और फिर ये भी तो आ ही जाएगा, अगर पहले से ही हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूले आ गए तो क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हो तुम, साइन हाइपरबोलिक, साइन ऑफ को एक्स प्लस आयटा वाई, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं आपको। तो देखो कैसे करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, या साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है, आयटा वाई। अब की बार आयटा वाई साथ लेना है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ आयटा वाई, ठीक है, प्लस कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ आयटा वाई, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स तो एज इट इज, ठीक है, आयटा है, आयटा कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में नहीं रखना, तभी तो ये फॉर्मूले करवाए थे। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयटा आएगा बाहर, और कोस में आयटा बाहर आ जाता तो आयटा गायब हो जाता है ना, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस यहाँ पे कोस एक्स एज इट इज, और देखो यहाँ पे साइन है, साइन के एंगल में आयटा है, और साइन के एंगल में से जब आयटा बाहर निकालते हैं तो आयटा गायब नहीं होता है, फिर आयटा यहाँ पे रहेगा। उस आयटा को मैंने फर्स्ट में लिख दिया, और आयटा बाहर आते ही यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, हाइपरबोलिक, तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे तुम्हें, और ये पूछते हैं कि फाइंड द रियल पार्ट, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट एंड अप टू सो ऑन। समझ में आ गया कैसे करना है। इसी तरह आप कोस ऑफ एक्स प्लस आयटा वाई का निकाल सकते हो, कोस ऑफ यहाँ पे x प्लस आयटा वाई है उसका निकाल सकते हो, ठीक है। कोस ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस आयटा वाई उसका भी निकाल सकते हो, वे फॉर्मूले भी बताए हैं। सिमिलरली साइन ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस आयटा वाई है, इसका भी आप इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना सीखेंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए अभी तक हमने,
एक्सपोनेंशियल साइन का, कोस का, ठीक है। और कोई बच्चा बोले सर टेंजेंट कोट ये जैसे रियल में होते हैं ना वैसे ही यहाँ पे होंगे। कोई बच्चा ये पूछ ले सर टेंजेंट की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ टेंजेंट जेड की वैल्यू कितनी होगी। टेंजेंट एक्स कितना होता है, नहीं पता, टेंजेंट एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसी तरह टेंजेंट जेड की वैल्यू कितनी होती है, साइन जेड अपॉन कोस जेड। जब हम ना इन दो को डिस्कस कर लेते हैं ना तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनकी हेल्प से आएंगे। कोई पूछ ले सर कोट जेड बताओ, कोट जेड क्या हो जाएगा, कोस जेड अपॉन साइन जेड हो जाएगा। कोई पूछ ले आपसे सीकेंड जेड कितना होगा सर, 1 अपॉन कोस जेड। कोई आपसे पूछ ले कोसिकेंड जेड कितना होगा, तो 1 अपॉन साइन जेड। तो एक हो गए सारे, तो जो रहते हैं उनको भी हम कर लेंगे, ठीक है। 4 ये हो गए, 2 ये हो गए। तो हम 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लेते हैं तो जो बाकी सारे जो फंक्शंस है वो ऐसे ही आएंगे जैसे ये आते हैं, ओके। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू साइन और कोस की हेल्प से निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर, आगे समझ में। अब जो नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक जब फंक्शन हम पढ़ते हैं तो 2 चीजें ध्यान रखनी है हमें, एक तो मॉडुलस और एक उसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे तुमसे ये पूछ लेंगे कि सोल्व दिस या व्हाट इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया log ऑफ z यहाँ पे, या फिर log ऑफ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है z की वैल्यू बताओ, x प्लस आइटा वाई। तो इसका आंसर होएगा सिंपल स्मॉल log ऑफ z। यहाँ पे क्या आ जाएगा z, इसके अंदर बताओ, इसका बेस e है और log के एंगल में क्या आ जाएगा, z का मोड, मॉडल्स निकालना आता है, और प्लस, और ये इसका रियल पार्ट होएगा, प्लस यहाँ पे कर दो आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ प्लस आयोटा इंटू क्या क्या होता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट भी बोल सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख दूंगा log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ e मोड z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। दिस इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं ना तो रियल एनालिसिस में ये होता है कि log ऑफ अगर माइनस क्वांटिटी लिख दे तो वो डिफाइन नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ से जब log z का फॉर्मूला देख रहे हो आप कुछ भी लिख दो, उसका मोड भी आएगा, उसका आर्ग्यूमेंट भी आएगा, और दोनों ही चीज निकालनी है आपने सीखी आज, मॉडुलस भी निकालना सीखा है और आर्ग्यूमेंट भी निकालना सीखा है। निकाल सकते हो, जैसे मैंने ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 3 + 4 आयोटा, ये बोल दिया मैंने, या फिर ये बोल दिया फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ऐसे आप इनकी अलग अलग से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे log ऑफ e 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 का √5, तो log 5 हो गया यहाँ पे, और प्लस आइटा करेंगे तो कितना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। आप जरूर ध्यान रखिए कि ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, वहाँ से, वहीं से देख के इसकी वैल्यू लिखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से है या फोर्थ क्वाड्रेंट से है या थर्ड से है, ठीक है। यहाँ से इनकी वैल्यू लिखेंगे एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ log z, ठीक है। फिर जैसे रियल में प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम log a⁻b लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने log ऑफ a⁻b लिख दिया, तो क्या हो जाता है ये b log a। तो इसमें log की प्रॉपर्टी जब हम कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ते हैं और रियल के लिए पढ़ते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल log ऑफ z1 इंटू z2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है तो किस पे ओपन हो जाते हैं, प्लस पे है ना, log z1 अलग और प्लस log ऑफ z2 है ये अलग हो जाएगा। तो ऐसे हम दो नंबर्स है तो उनके मॉडुलस को अलग अलग कर लेंगे, ओके। सिमिलरली अगर z1 अपॉन z2 होता तो z1 माइनस z2। तो ऐसे हम जब कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ते हैं तो रियल के लिए पढ़ते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और कर लोगे अब सारे, log में कुछ दे रखा हो उनकी वैल्यू निकाल लोगे, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। और कैसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक टॉपिक जो आज हमने कवर किया है।
नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एनालिटिसिटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। जैसे तुम ये पढ़ते हो कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, सबसे छोटा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं कि एल सी डी, और यहाँ पे हम ए भी लिख देते हैं। एल मतलब लिमिट ऑफ ए फंक्शन, सी मतलब कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डी मतलब डिफरेंसिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। लेकिन ये एनालिटिक फंक्शन सिर्फ किस में आता है, कॉम्प्लेक्स में। रियल में एनालिटिसिटी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। रियल में हम अलग से उसको सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन करके, ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शन की एनालिसिटी डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक है या नहीं है, कब एनालिटिक होगा, या फिर ये दे देगा, कोई भी फंक्शन दे देगा, ठीक है। मान लो ये दे दिया एफ ऑफ जेड, ठीक है। जैसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, और एफ ऑफ जेड का मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ जेड। तो जब यहाँ से लिखेंगे तो एफ ऑफ जेड को हम ऐसे लिखेंगे, यू ऑफ एक्स कोमा वाई, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, प्लस यहाँ पे आइटा लेके यहाँ पे लिख देंगे वी एक्स वाई, वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो यू एक्स वाई है तुम्हारे पास है, ये होगा इसका रियल पार्ट, और जो v ऑफ एक्स वाई है ये तुम्हारे पास क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे पहले डेफिनेशन ऑफ एनालिटिसिटी ऑफ ए फंक्शन, उसके बाद एनालिटिक कब होगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे कोची-रीमान इक्वेशन। ओके, सिंपल बेसिक क्वेश्चन आता है आपका कोची-रीमान इक्वेशन कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पहली बात, लिमिट आती है निकालनी। लिमिट जब निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स में और रियल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वैसे ही लिमिट की डेफिनेशन हम रियल के लिए देते हैं और वैसे ही डेफिनेशन हम कॉम्प्लेक्स के लिए देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी भी वैसे ही रियल के लिए होती है और वैसे ही कॉम्प्लेक्स के लिए होती है। लिमिट की फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप डेरिवेटिव भी कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का और रियल नंबर का, ठीक है। LCD सेम है ना तीनों, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, एनालिटिसिटी पे, ठीक है। तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, कोई भी फंक्शन दे देगा, उसका ये पार्ट दे देगा, ये तुम्हें निकालना है, या फिर ये पार्ट दे देगा, ये तुम्हें निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है मिलने थॉमसन मेथड फर्स्ट, और दूसरा है बाय एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। 101% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ दैट फंक्शन एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ फंक्शन, इफ फंक्शन इज एनालिटिक, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बाय लीनियर इक्वेशन से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। इसके फिक्स पॉइंट क्या होंगे, ठीक है, जो इस पॉइंट पे लेके जाए ऐसी मैपिंग बताओ हमें। तो ये सारे जो टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कल, ठीक है। हाँ बोलो।